ये कहानी है एक सादा किसान की जिसने महलात के दरमियान मिट्टी का घर बनाया और फिर खुद बादशाह सलामत हर रात उसके घर क्यों आने लगे। तो चले अपनी सोच की उड़ान भरे और मेरे साथ चले एक ऐसे दौर में जहां बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शानदार सल्तनत थी जो अपने आसमान छूते महलात, सोने से जड़ी दीवारों और संगे मरमर की खूबसूरती के लिए मशहूर थी। इसी सल्तनत के किनारे एक सादा सा किसान रहता था, रहमान मियां। रहमान मियां का हाल बहुत सादा था। मेहनत मजदूरी से उनके हाथों में गट्ठे पड़ गए थे, लेकिन दिल उनका साफ शफाफ था। न किसी से कीना, न किसी से हसद। चेहरे पर हमेशा रजा की मुस्कुराहट चमकती रहती, चाहे जिंदगी कितनी ही आजमाइशें क्यों न ले आए। रहमान मियां सल्तनत के बाहरी इलाके में अपनी छोटी सी जमीन में खेती बाड़ी करते थे। अपनी साबिर बीवी नूरा बीबी के साथ किसी तरह गुजारा चलता था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक बहुत पुरानी वसीयत के मुताबिक जो रहमान मियां के साथ पुश्तों पहले के दादा ने की थी, उन्हें मीरास में एक अजीब ओ गरीब जमीन का टुकड़ा मिला। यह जमीन दारुल हुकूमत के बिल्कुल बीचों बीच थी, बिल्कुल नवाबों की गली में। वो इलाका जहां सिर्फ अमीर, वजीर और रईस लोग आलीशान हवेलियों में रहते थे। ये जमीन का टुकड़ा बिल्कुल संगलाख, बंजर और वीरान था। जमाने ने इसे महलात के बीच में ऐसे छोड़ दिया था जैसे किसी खूबसूरत चेहरे पर कोई दाग हो। रहमान मियां ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जमीन का क्या करे। वो अपने गांव में खुश थे, लेकिन जैसा कि कहावत है, हवा वहां नहीं चलती जहां किश्ती चलानी हो। सल्तनत में एक लालची वजीर था, जलाल खान शाह। इस वजीर की हवेली बिल्कुल रहमान मियां की जमीन के साथ थी। उस संगलाख जमीन का मंजर वजीर साहब को बहुत खटकता था। उनकी शान और शौकत वाली जिंदगी में ये एक कांटे की तरह चुभता था। एक दिन जलाल खान शाह ने अपने सिपाही रहमान मियां के गांव भेजे और बहुत कम कीमत में जमीन खरीदने की पेशकश की। रहमान मियां ने अदब से इनकार कर दिया। हुजूर, ये जमीन मेरे बुजुर्गों की अमानत है। ये न बिकती है, न खरीदी जाती है, बस एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मिलती है। वजीर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने फैसला किया कि इस किसान को ऐसा सबक देगा कि उम्र भर याद रखे। और फिर एक अंधेरी रात में अचानक रहमान मियां की फसल में आग लग गई। उनका लकड़ी का घर जलकर राख हो गया, कुछ भी न बचा। रहमान मियां और नूरा बीबी राख के ढेर के सामने खड़े थे। सब कुछ खत्म हो गया था, घर, फसल, रोजी रोटी का जरिया। अब इस दुनिया में उनके पास सिर्फ वो संगलाख जमीन का टुकड़ा बाकी था, दारुल हुकूमत में। रहमान मियां ने अपना बाकी मांदा सामान समेटा और यकीन भरी आवाज में बीवी से कहा, नूरा, जमीन तंग हो गई है। अब हमारे पास रहने को सिर्फ अपने बुजुर्गों की वो जमीन है शहर में। चलो वहां चलते हैं और नया आगाज करते हैं। जब रहमान मियां दारुल हुकूमत पहुंचे तो झटका लगना ही था। अपने पुराने फटे कपड़ों में वो सोने की बग्घियों और नवाबों के दरमियान खड़े थे। लोग उन्हें हकारत से देख रहे थे। वो अपनी संगलाख जमीन पर पहुंचे जो वजीर जलाल खान शाह की हवेली के बिल्कुल साथ थी। अब मसला ये था कि उनके पास तो महल बनाने के पैसे क्या, एक सादा मकान बनाने के भी पैसे नहीं थे। तो रहमान मियां ने क्या किया? उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आस्तीनें चढ़ाई और काम में लग गए। दूर दराज नदी के किनारों से मिट्टी और भूसा इकट्ठा करना शुरू किया। दिन ब दिन रहमान मियां अपनी पीठ पर मिट्टी और भूसा लाद कर लाते रहे। अजीब सब्र था उनमें। नूरा बीबी भी हाथ बटाती रहीं। आहिस्ता आहिस्ता महलात की गली में एक अजीब सी इमारत उठने लगी। ये कोई महल नहीं था, बस एक छोटा सा मिट्टी का घर था। छत खजूर की पत्तियों से बनी थी, खिड़कियां लकड़ी की टूटी फूटी थी। सफेद संगे मरमर और सोने की सजावट के दरमियान ये मंजर बिल्कुल बेढंगा लग रहा था। जलाल खान शाह का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया जब उसने अपनी शानदार हवेली की दीवार के साथ लगा ये मिट्टी का झूम पड़ा देखा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी तौहीन कर दी हो। ये कैसे हो सकता है? एक गंदा किसान मेरे पास रहे, उसने शाही महले का मंजर बिगाड़ दिया है। वजीर फौरन बादशाह के महल में पहुंचा, रोते धोते अंदर दाखिल हुआ और बोला, जहांपना, शहर पर मुसीबत आ गई है। एक पागल आदमी ने वजीरों की गली में मिट्टी का ढेर बना दिया है।
पड़ोसी सल्तनतों के सफीर हमारी सल्तनत की अजमत का मजाक उड़ा रहे हैं। ये शख्स आपकी शान को ललकार रहा है और दारुल हुकूमत की खूबसूरती को बिगाड़ रहा है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी सल्तनत की शान और दिखावे का बहुत ख्याल रखता था। फौरी हुक्म जारी कर दिया, कल सुबह ये घर मालिक समेत मसमार कर दिया जाए और इस किसान को शहर की दीवारों से बाहर हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। खबर शाम के वक्त रहमान मियां तक पहुंची। अपने मिट्टी के घर में बैठे थे नूरा बीबी के साथ। दोनों खौफ और सर्दी से कांप रहे थे। रहमान मियां ने कहा, आंखों में आंसू भराए, हमने जो कुछ हो सका किया, हलाल मेहनत से ये घर बनाया, लेकिन लगता है ताकत और दौलत की आवाज हक की आवाज से बुलंद है। कल ये छत हमारे सरों पर गिरा देंगे। रात का अंधेरा छा गया। शहर पर गहरी खामोशी तारी हो गई। सब सो गए, मगर बादशाह की आंख में नींद नहीं आई। अचानक सख्त बेचैनी उन पर तारी हो गई और रहमान मियां भी जाग रहे थे, अपनी तकदीर का इंतजार कर रहे थे। बेचैनी और तजस्सुस की वजह से बादशाह ने फैसला किया कि भेस बदलकर आम आदमी के लिबास में निकले और खुद जाकर देखें। ये कभी मंजर इससे पहले कि सुबह को सिपाही इसे मिलियामेट कर दे। बादशाह चले, मुहाफिज दूर से साथ थे। वजीरों की गली में पहुंचे। वहां ऊंचे ऊंचे महल थे, अंधेरे में डूबे, अपनी शान के बावजूद उदास और बेजान। और बीच में था वो छोटा सा मिट्टी का घर, जिसकी दरारों से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। बादशाह मिट्टी के घर की तरफ बढ़े, सोचा आखिरी बार हकारत की नजर से देख ले। लेकिन जो ही वो उस सादा मिट्टी की दीवार के पास पहुंचे, उनके कदम जम गए। आंखें खुली की खुली रह गई हैरत से। ये कोई शक्ल नहीं थी, न कोई आवाज, बल्कि एक अजीब ओगरीब खुशबू थी जो झोंपड़े की खिड़की से बाहर आ रही थी। ऐसी खुशबू जो बादशाह ने उम्र भर कभी नहीं सूंघी थी। उनका तनाव से भरा जिस्म अचानक ढीला पड़ गया। सालों बाद पहली बार उन्हें मीठी सी नींद का एहसास हुआ। पलकें भारी होने लगी। बादशाह मजीद करीब हुए, टूटी फूटी खिड़की के ये जानने के लिए कि गरीबों के घर से निकलने वाला ये जादू क्या है। और अचानक एक जुमला सुनाई दिया। रहमान मियां की पुरसुकून आवाज सुनाई दी। वो अपनी बीवी से कह रहे थे, जो खामोशी से रो रही थी, नूरा, आंसू पोंछ लो। वजीर के पास महल है, मुहाफिज है, सोना है, लेकिन मेरी जान उसके पास वो नहीं जो हमारे पास है। वो रेशम के बिस्तर पर सोता है और अपनी दौलत खोने के खौफ से बेचैन रहता है। हम चटाई पर सोते हैं, लेकिन हमारे पास खोने को कुछ नहीं। दिल का सुकून, ये वो ताज है जो बादशाह भी नहीं खरीद सकते। ये अल्फाज गरज की तरह बादशाह के दिल पर गिरे। वो जो पूरी सल्तनत के हुक्मरान थे, सालों से बेख्वाबी की बीमारी में मुब्तला थे। कड़वी दवाइयों के बगैर नींद नहीं आती थी। और यहां एक आदमी था जिसका घर कल सुबह गिराया जाने वाला था। वो दिल के सुकून की बातें कर रहा था। बादशाह अपने आप को न रोक सके। आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। रहमान मियां ने दरवाजा खोला तो देखा एक शख्स नकाब पहने, शानदार चोगा ओढ़े खड़ा है, लेकिन उस पर शाही निशान नहीं थे। रहमान मियां ने सोचा कोई राहगीर होगा या ताजिर जो महल्ले में भटक गया। साफ दिल से मुस्कुरा कर बोले, तशरीफ लाएं शाम के मेहमान। हमारा घर तो छोटा है, मगर दिल बड़े हैं, सबके लिए जगह है। बादशाह अंदर आए। सख्त फर्श पर बैठ गए, जिस पर पुरानी बकरी की खाल बिछी थी। रहमान मियां ने गरम जड़ी बूटियों की चाय का पियाला पेश किया। वही अजीब खुशबू उससे उठ रही थी। बादशाह ने भेस में पूछा, ये क्या पीने की चीज है और तुम्हारे घर की खुशबू में ऐसा क्या है कि दिल को सुकून मिलता है? रहमान मियां ने जवाब दिया, ये जंगली पुदीना और बबूने का शरबत है, हम खुद अपने हाथों से उगाते हैं। इसमें जिक्र मिला है, शुक्र मिला है और सच्ची तवक्कुल मिली है। हम इसे सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं पीते, बल्कि दिन भर के गम धोने के लिए पीते हैं। बादशाह ने पहला घूंट पिया। अजीब सी गर्मी रगों में दौड़ गई, जैसे कंधों से पहाड़ों का बोझ उतर गया हो। बहुत अरसे बाद पहली बार उनकी पलकें कुदरती तौर पर भारी होने लगी। बैठे बैठे ही गहरी नींद में डूब गए। सुबह की अजान तक बादशाह सोते रहे। रहमान मियां और नूरा बीबी नमाज के लिए उठे तो मेहमान को गहरी नींद में देखा। उसे वैसे ही रहने दिया। जब सूरज की पहली किरण के साथ बादशाह की आंख खुली तो वो हैरान रह गए। पूरी रात सो गए थे, बगैर बुरे ख्वाबों के, बगैर दवाई के,
बगैर सरहाने मुहाफिजों के। ऐसी ताजगी और ताकत महसूस हो रही थी जैसे जवानी में होती थी। बादशाह ने रहमान मियां की तरफ देखा, जो उदासी से घर गिराने वाले सिपाहियों का इंतजार कर रहे थे। अपनी असलियत जाहिर किए बगैर बादशाह ने कहा, सुनो, तुमने मुझे एक कीमती चीज लौटा दी है जो मैं खो चुका था। आज तुम्हारा घर नहीं गिराया जाएगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर बादशाह ने रहमान मियां के हाथ में पैसों की एक थैली रखी और जल्दी से चल दिए, कोई देख न ले। मुहाफिज आए, साथ में घर तोड़ने के औजार थे। वजीर जलाल खान शाह अपनी हवेली की बालकनी में खड़े हाथ मलते खुशी मना रहे थे। लेकिन अचानक शाही महल से एक कासिद हांफता दौड़ता आया और मुहाफिजों के सरदार से चीख कर बोला, फौरी शाही हुक्म, इस घर को गिराना सख्ती से मना है। मालिक को अमन ओ अमान दिया जाए, किसी किस्म की तकलीफ पहुंचाना मना है। वजीर जलाल खान शाह दंग रह गया। यह कैसे हुआ? बादशाह को खबर कैसे हुई और उन्होंने अपना फैसला क्यों बदल दिया? अगले दिनों वजीर ने हालात पर बहुत बारीक नजर रखी और एक अजीब बात महसूस की जिसने उसका शक और पागलपन बढ़ा दिया। हर रात आधी रात के बाद एक नकाबपोश शख्स आता, रहमान मियां के झोंपड़े में दाखिल होता, घंटों ठहरता और सुबह से पहले निकल जाता। वजीर को क्या मालूम कि ये नकाबपोश खुद बादशाह थे, जो अब हर रात छुप कर आते थे ताकि हुकूमत की जिम्मेदारियों से दूर वो अजीब शरबत पी सके और मिट्टी के उस घर की खामोशी में कुछ घंटे सुकून से सो सके, जो सुकून उन्हें अपने शानदार महल में नसीब नहीं होता था। वजीर जलाल खान शाह के दिल में हसद और शक की आग भड़क उठी। उसने सोचा, शायद रहमान मियां कोई जादूगर है या दुश्मन सल्तनत का जासूस है, जो खुफिया तौर पर अपने सरदारों से मिलकर हुकूमत गिराने की साजिश कर रहा है। वजीर ने अपने दिल में चाल सोची, जब बादशाह ने घर गिराने से मना कर दिया है तो मैं नहीं गिराऊंगा, लेकिन इस किसान को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो खुद चाहेगा काश मेरा घर मेरे सर पर गिर जाता। एक सर्दी की रात बादशाह भेस बदले झोंपड़े के अंदर बैठे थे। रहमान मियां से रियाया के हालात पर बातें कर रहे थे। उसी वक्त वजीर जलाल खान शाह अंधेरे में कुछ सख्त तरीन किराए के सिपाहियों के साथ घात लगाए बैठा था। वजीर झोंपड़े की पिछली खिड़की के पास आया, जेब से एक छोटी चमकदार चीज निकाली। ये बादशाह की खास अंगूठी थी जो वजीर ने चालाकी से महल से चुराई थी। उसका इरादा था कि ये अंगूठी रहमान मियां के सामान में छुपा दे और फिर उन पर अजीम चोरी का इल्जाम लगाए। लेकिन वजीर ने रहमान मियां का एक जुमला सुना जो वो भेस बदले बादशाह से कह रहे थे। ये सुनकर वजीर का हाथ कांप गया। अंगूठी झोंपड़े के अंदर गिरने की बजाय बाहर जा गिरी और टन की आवाज हुई। बादशाह और रहमान मियां दोनों आवाज की तरफ मुड़े। बादशाह ने देखा, अंधेरे में किसी का साया भाग रहा है। बादशाह घबरा कर उठे और बोले, कोई हम पर जासूसी कर रहा है। बादशाह तेजी से बाहर निकले, ये देखने की कौन था, लेकिन जमीन पर किसी चमकदार चीज से ठोकर लगी। झुक कर उठाया, जब नजर पड़ी तो जोर से सांस अंदर खींच गई। ये तो बादशाह की जाती अंगूठी थी। वो अंगूठी जिसे छूने की किसी की जुर्रत नहीं, मिट्टी के झोंपड़े की दीवार के पास पड़ी थी। बादशाह ने वजीर की हवेली की तरफ भागते साए को देखा, फिर अपने हाथ में अंगूठी को देखा। चेहरे के तेवर बदल गए, नरमी से ऐसे गुस्से में तब्दील हुए जो सल्तनत ने कभी नहीं देखा था। बादशाह की अंगूठी यहां कैसे पहुंची? क्या बादशाह अपने वजीर की खियानत को पकड़ लेंगे या वजीर कामयाबी से पासा पलटने में कामयाब हो जाएगा? बादशाह ने अंगूठी जेब में छुपाई और अपने महल वापस चल दिए। गुस्से से दिल फटा जा रहा था। वो अंगूठी चोरी से इतने नाराज नहीं थे जितना उस शख्स की खियानत से थे जिसे उन्होंने रियाया के मुआमलात सौंप रखे थे। बादशाह को समझ आ गई, वजीर रहमान मियां का घर उसकी बदसूरती की वजह से नहीं गिराना चाहता था, बल्कि इसलिए कि इस सच्चे पाकदिल किसान का वजूद वजीर की झूठ और खराबी को बेइरादा बेनकाब कर देता था। अगली सुबह बादशाह ने गुस्सा जाहिर नहीं किया, बल्कि बीमारी और कमजोरी का बहाना बनाया। वजीर जलाल खान शाह को बुलवाया और कमजोर आवाज में कहा, ऐ मेरे अमीन वजीर, कल रात मेरी अंगूठी गुम हो गई है। मुझे लगता है उसकी बरकत मुझसे छिन गई है। शायद मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है। वजीर की आंखों में लालच और मक्कारी की चमक आ गई। उसने सोचा, मौका आ गया है,
अपने दुश्मन रहमान मियां से छुटकारा पाने का और इक्तदार में अपने पांव मजबूत करने का। चालाकी से बोला, फिक्र न करे हुजूर, मेरा दिल कहता है कि चोर शक के दायरे से बाहर नहीं। क्या मैंने आपको उस किसान के बारे में नहीं बताया था जो मिट्टी के झोंपड़े में रहता है? वो अजीब औलतवार है। मैंने उसे रातों को महल के इर्द गिर्द घूमते देखा है। यकीनन वही चोर है। बादशाह ने सोचने का ड्रामा किया और कहा, अगर लोगों को जमा करे तो, और उस किसान को हाजिर करे और सबके सामने उसका फैसला करें ताकि इबरत हो। वजीर ने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया। सुबह सवेरे रहमान मियां के झोंपड़े पर धावा बोला गया। उन्हें और नूरा बीबी को जबरदस्ती घसीटकर महलात के दरमियान बड़े मैदान में ले आया गया। नवाब और आम लोग जमा हो गए। रहमान मियां अपने सादे कपड़ों में खड़े थे, सर ऊंचा, आंखों में यकीन का नूर चमक रहा था। नूरा बीबी उनके पीछे कांप रही थी। वजीर जलाल खान शाह मिंबर पर चढ़ा और भीड़ में चीखा, ए लोगो, इस कमीने किसान ने जुर्रत की है बादशाह की अंगूठी चुराने की। हमने इसे पनाह दी तो इसने धोखा दिया, एहसान किया तो चोरी की। शाही खजाने की चोरी की सजा मौत है। मैदान में शोर मच गया। लोगों ने रहमान मियां को शक और इल्जाम की नजर से देखा। बादशाह ने हाथ उठाया, सब खामोश हो गए। फिर अपने तख्त से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता रहमान मियां के पास आए। सीधा उनकी आंखों में देखा, वही आंखें जो बादशाह भेस बदले अपनी रातों की मुलाकातों में अच्छी तरह पहचानते थे। बुलंद आवाज में पूछा, क्या तुमने मेरी अंगूठी चुराई है रहमान मियां? रहमान मियां ने सुकून और एतमाद से, जो खामोश मैदान के कोने कोने तक सुनाई दी, जवाब दिया, हुजूर, मैं वो आदमी हूं जो जमीन की मिट्टी से घर बनाता है, लोगों के सोने से नहीं। मेरे हाथ मेहनत से खुरदरे हैं, लेकिन हराम से पाक है। मैंने न चोरी की, न मेरी नजर कभी उस चीज पर पड़ी जो मेरी नहीं। वजीर घबराहट में चीखा, झूठा है हुजूर, ये जादूगर है, अपनी मीठी बातों से लोगों को जादू करता है। मुझे यकीन है अंगूठी इसके पास है, या इसने अपने बदनसीब झोंपड़े में छुपा रखी है। मेरा मुतालिबा है अभी तलाशी ले, या फौरन कत्ल कर दें इसकी बुराई से बचने के लिए। बादशाह ने पुरस्रार मुस्कुराहट से कहा, तलाशी की जरूरत नहीं जलाल खान शाह, अंगूठी तो मौजूद है। बादशाह ने जेब से हाथ निकाला और अंगूठी ऊंची कर दी ताकि सब देख सके। हाजरीन की गर्दनें तन गई, हैरत से सांसें रुक गई। वजीर की रगों में खून जम गया, चेहरा लाश की तरह जर्द पड़ गया। बादशाह ने गरज की तरह सख्त आवाज में कहा, यह अंगूठी रहमान मियां ने नहीं चुराई, बल्कि मैंने कल रात इसे रहमान मियां के झोंपड़े की खिड़की के नीचे पड़ा पाया। उस खाइन के हाथ से गिरी थी जो साजिश कर रहा था। वजीर ने इधर उधर देखा। बादशाह की नजरें तीर की तरह उसे छेद रही थी। वजीर को समझ आ गई कि उसका भेद खुल गया है। बादशाह को पता है कि अंगूठी उसी ने गिराई थी, लेकिन जलाल खान शाह सिर्फ वजीर नहीं था, चालाक शख्स था। मुहाफिजों और फौज के बड़े हिस्से पर उसकी गिरफ्त थी। ऐसे लम्हे की तैयारी वो बहुत अरसे से कर रहा था। अचानक वजीर के चेहरे के तेवर बदल गए, खौफ से दरिंदगी में। पागलों की तरह जोर से हंसा, सब हैरान रह गए। वजीर ने अपने खरीदे हुए किराए के मुहाफिजों की तरफ चीख कर कहा, देखो, बादशाह बूढ़ा होकर पागल हो गया है। इस किसान जादूगर ने अपनी जादू टोने और जड़ी बूटियों से बादशाह को जादू कर दिया है। बादशाह की अक्ल मारी गई है। अपने अमीन वजीर पर इल्जाम लगाकर इस जादूगर को बचाना चाहता है। फिर अपनी तलवार रहमान मियां और बादशाह की तरफ तान कर चीखा, ऐ मुहाफिजों, इस जादूगर को पकड़ो और इस माजूल बादशाह को भी गिरफ्तार करो सल्तनत की हिफाजत के लिए। मैं अब से मुल्क का फौजी हुक्मरान हूं। दर्जनों हथियारों से लैस मुहाफिज आगे बढ़े और मैदान के बीच में बेहथियार बादशाह और बेबस रहमान मियां को घेर लिया। लोग खौफ से पीछे हट गए। बादशाह अकेले थे, बगैर हथियार के, सिर्फ अपनी शान के साथ। सिपाहियों का सरदार आगे बढ़ा और अपनी तलवार उठाई बागी वजीर के हुक्म पर बादशाह की गर्दन उड़ाने के लिए। उस फैसला कुन लम्हे में जब सांसें थम गई, रहमान मियां एक कदम आगे बढ़े, अपना हाथ उठाया तलवार की जरब अपने बेहथियार जिस्म पर रोकने के लिए, और एक जुमला चीख कर बोले। ये खौफ की आवाज नहीं थी, मोहब्बत भरे इताब की आवाज थी। ऐ सलीम, क्या यूं एहसान का बदला देते हो?
मुहाफिजों के सरदार सलीम का हाथ हवा में जम गया जैसे फालिज मार गया हो। उसका हाथ कांपा और उसने मुर्दा आंखों से रहमान मियां को देखा। रहमान मियां ने बात जारी रखी, एक एक करके मुहाफिजों की आंखों में देखते हुए, अपने खुरदरे हाथ से उनकी तरफ इशारा करते हुए। तू है सलीम, क्या तू 1 महीने पहले नहीं आया था जब तेरा बच्चा बुखार में जल रहा था और तेरे पास दवा के पैसे नहीं थे? मैं और मेरी बीवी ने रात भर जागकर अपनी जड़ी बूटियों से उसे ठीक किया था। और तू है महमूद, क्या नूरा बीबी ने तुझे अपनी रोटी में से नहीं खिलाया जब तेरी तनख्वाह में ताखीर हो गई थी और तेरे घर वाले भूखे थे? और तू है रशीद। रहमान मियां नेकी के वो वाकयात गिनने लगे जो उन्होंने खामोशी और आजिजी से इन सादा मुहाफिजों के दिलों में पिछले महीनों में बोए थे। उन्हें क्या मालूम था कि महलात के ये पड़ोसी मुहाफिज ही उनके सामने खड़े होंगे। मिट्टी का झोम पड़ा इन मुहाफिजों के लिए पनाहगाह, शिफाखाना और सहारा था जब महलात की सर्द जिंदगी उन पर सख्त हो जाती थी। मुहाफिजों के सरदार सलीम के हाथ से तलवार गिर गई, दबी आवाज में जमीन से टकराई। मुहाफिज रोते हुए झुका और रहमान मियां का सर चूम लिया, फिर अपने सिपाहियों की तरफ मुड़ा और चीख कर बोला, अल्लाह की कसम, हम उसे कत्ल नहीं करेंगे जिसने हमें अपनी नेकी से जिंदा किया, और न हम अपने बादशाह को धोखा देकर एक जालिम की मदद करेंगे जो सिर्फ अपने आप को जानता है। जादू जादूगर पर उलट पड़ा। एक लम्हे में मुहाफिजों के नेज़े बादशाह और रहमान मियां के सीने से हटकर सब के सब वजीर जलाल खान शाह की गर्दन की तरफ तन गए। वजीर घुटनों के बल गिर गया, खौफ से कांप रहा था। उसे समझ आ गई, दौलत जिस्मों को खरीद सकती है लेकिन नेकी रूहों को खरीदती है, और मिट्टी का वो किला जो रहमान मियां ने बनाया था उसके पुख्ता महल से कहीं बेहतर था। बादशाह ने हुक्म दिया, खाइन वजीर को गिरफ्तार किया जाए, उसका माल बैतुल माल में जमा किया जाए। अपनी फौज को दोबारा तरतीब दिया। खुशी की लहर पूरे मैदान में फैल गई। भीड़ बादशाह और नेक किसान के नाम के नारे लगाने लगी। लेकिन यहां बड़ा हैरान कुन मोड़ आया। जब हालात ठीक हो गए तो बादशाह ने अपने दोस्त रहमान मियां को रस्मी दरबार में बुलाया, वजीरों और अयान मलिकत के सामने। शुक्रगुजारी से भरी आंखों से कहा, ए रहमान मियां, तुमने 2 बार मेरी जान बचाई। एक बार अपनी दवा और बातों से जिसने मेरी रूह को बेख्वाबी से शिफा दी, दूसरी बार अपनी बहादुरी और सच्चाई से जिसने खियानत को बेनकाब किया। जो चाहो मांग लो, अगर चाहो तो तुम्हें वजीर बना दूं उसकी जगह, अगर चाहो तो तुम्हारे मिट्टी के झोंपड़े की जगह सोने का महल तामीर करा दूं। खामोशी छा गई। सबको तवक्को थी कि रहमान मियां महल और जायदादें मांगेंगे। रहमान मियां ने अपनी जानी पहचानी मुस्कुराहट के साथ अपने खुरदरे हाथ को देखा, फिर बादशाह की तरफ देखकर कहा, हुजूर, अल्लाह आपको इज्जत दे और बुलंद करे। विजारत के लिए तो मैं अहल नहीं और सोने के महल की मुझे जरूरत नहीं। बादशाह हैरान हुए। क्यों? रहमान मियां ने ऐसी हिकमत से जवाब दिया जो उस सल्तनत की तारीख की किताबों में हमेशा के लिए लिख दिया गया। हुजूर, अगर मैं संगे मरमर के महल में रहने लगूं तो मैं भी उन लोगों में से एक बन जाऊंगा जो रात को नहीं सोते अपनी दौलत खोने के खौफ से। मुझे मेरे मिट्टी के झोंपड़े में ही रहने दे। मिट्टी की खुशबू मुझे मेरी असल याद दिलाती है। सादा छत आसमान को साफ देखने देती है, और मेरी गरीबी ही तो थी जिसने मुहाफिजों को मुझसे मोहब्बत कराई और मेरी हिफाजत कराई। अगर मैं उन जैसा अमीर होता तो वो मेरे दर्द को महसूस न करते। मेरा झोंपड़ा महलात के दरमियान याद दहानी बनकर रहे कि खुशी इमारत की बुलंदी में नहीं, दिल की सलामती में है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और रहमान मियां को गले लगा लिया। फिर एक अजीब शाही फरमान जारी किया, रहमान मियां के झोंपड़े को कभी गिराने या बदलने की इजाजत नहीं, हमेशा वैसा ही रहेगा, और उसके दरवाजे पर लिखा जाए, यहां शहर का सबसे अमीर आदमी रहता है जिसके पास कुछ नहीं, लेकिन जिसने सबके दिल जीत लिए। रहमान मियां और नूरा बीबी वजीरों की गली में रहते रहे, जड़ी बूटियां उगाते, राहगीरों को पानी पिलाते। बादशाह भी जब कभी दिल तंग होता उसी झोंपड़े में आ जाते, वो सुकून ढूंढने जो दुनिया के तमाम खजाने खरीद नहीं सकते थे। कहानी से सबक, जो नेकी तुम आज लोगों के दिलों में सच्चाई और बेलौसी से बोते हो, वही कल तुम्हारी फौज बनकर तुम्हारा दिफा करेगी बगैर किसी मुतालिबे के। दौलत महल बनाती है, लेकिन अखलाक और नेकी दिलों में किले बनाते हैं,
और यही वो असल सरमाया है जो कभी खत्म नहीं होता, चाहे हालात कितने ही बदल जाएं।